हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 ले आऊँगा टॉपिक वाइज। तो मैं आपके लोग के लिए ले आया हूँ और आप सभी लोगों का मैं एग्ज़ाम सक्सेस की मैं स्वागत करता हूँ। ये आज मैं जो टॉपिक लाए डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आप यदि पढ़ लेते हो, क्योंकि इसमें फुल डिटेल भी दिया गया है, आप यदि कर लेते हो तो आपको थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। आपने यदि मेरे चैनल से यदि जुड़े नहीं हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब भी नया टॉपिक लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हमारा जो चैप्टर है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से जुड़े हम बहुत सारे सवाल करेंगे। आप इन्हें ध्यान से सुनना और इन्हें आप एक कॉपी में नोट ज़रूर कर लें। ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। पहला नंबर सवाल दिया है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ए लम्प्स, बी ब्रोंकाई, सी विलाई या डी म्योमास। तो इसका उत्तर होगा सी विलाई। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलियों नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, जिन्हें रसांकुर विलीय कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है तथा अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं। 2 नंबर सवाल दिया गया है, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी अमाशय या डी यकृत। तो इसका उत्तर होगा ए छोटी आंत, जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है। 3 नंबर जो दिया गया है, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसे प्रवर्ध संरचनाएं होती है, जिन्हें कहा जाता है। उत्तर होगा आपका बी विलय। जो हम लोगों ने ऊपर में एक्सप्लेन करके जो पढ़ा है, वही यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने बार अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है। चौथा नंबर सवाल दिया गया है, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ए इन्वर्टेज, बी पेप्सिन, सी लैक्टेज या डी जाइमेज। तो इसका उत्तर होगा बी पेप्सिन। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। यह एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन यानी पेप्सिनोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। 5 नंबर जो सवाल दिया गया है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? ए प्रकाशग्राही, बी तापग्राही, सी रस संवेदी या डी घ्राणग्राही। तो इसका उत्तर होगा रस संवेदी, सी। जीव मुख के तल पर एक ऐसी पेशी होती है जो भोजन को चबाने और निगलना कहने मतलब निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो संवाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है। जीव मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है: नमकीन, खट्टा, कड़वा तथा मीठा। 5 नंबर हमारा जो सवाल दिया गया है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो हम लोगों ने इसका उत्तर रस संवेदी बता दिया है और मैंने आप लोगों के लिए फुल डिटेल में भी पढ़ के सुना दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक और भी लेके आऊँ। आप लोगों को यदि और कोई टॉपिक चाहिए या आप लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, जिससे मैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी लिखें, जिससे मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जिससे वहाँ आप जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 6 नंबर सवाल दिया गया है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? ए बलगम, बी जठर ग्रंथि, सी एंजाइम या डी विलाय। तो इसका उत्तर होगा अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। तो इसका उत्तर होगा ए बलगम। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती है, जो एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कह सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, को स्रावित करने में मदद करती है। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है, जो आंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है। 7 नंबर सवाल हमारा आ रहा है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ए नंबर इसका उत्तर होगा गाय, बी नंबर इसका उत्तर होगा क्या खरगोश, सी नंबर इसका उत्तर क्या होगा शेर, या डी नंबर इसका उत्तर होगा बकरी। इसका उत्तर होगा आंसर सी शेर। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार के सवाल हमारे रेलवे में पूछे जाते हैं, अब जिससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह की तैयारी करनी है। 8 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्न में से किस संघ की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी अमाशय या डी फेफड़ा। तो इसका उत्तर होगा ए EEG। तकनीक की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है, जिसके द्वारा न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। 9 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस यानी बाइल जूस स्रावित करता है? ए यकृत, बी हृदय, सी वृक्क या डी मस्तिष्क। इसका उत्तर होगा ए लीवर, या हिंदी में उन्हें हम यकृत कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के द्रव का स्रावन करती है, जिसे पीतरस यानी बाइल जूस कहते हैं। पीतरस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ, pH मान इसका दिया हुआ है 7.6 से लेकर 7.7। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बाइल जूस का pH वैल्यू, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पाचकीकरण करता है। 10 नंबर सवाल होगा, मानव में पित्त का स्राव होता है? ए अग्नाशय में, बी छोटी आंत में, सी ग्रासनली में या डी यकृत में। तो इसका उत्तर होगा डी यकृत में। बाइल का स्राव होता है ए अमाशय से, बी जिगर से, सी बड़ी आंत से या डी पित्ताशय से। तो इसका उत्तर होगा बी जिगर से। जिगर मीन्स लीवर। जो आप देख ही सकते हैं, यदि आप उस डिटेल को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए एग्ज़ाम में। RRB JE में पूछा गया है, RRB SSC में भी पूछा गया है। 12 नंबर सवाल यहाँ पर पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है? ए यकृत, बी छोटी आंत, सी उदर या डी अग्नाशय। तो इसका उत्तर होगा ए यकृत। 13 नंबर जो सवाल दिया गया है, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस
का उत्पादन होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दे या डी यकृत। तो इसका उत्तर होगा डी यकृत। 14 नंबर सवाल दिया गया है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? ए लसिका, बी पानी, सी रक्त या डी पित्त। तो इसका उत्तर होगा डी पित्त। 15 नंबर जो सवाल दिया गया है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? देख ही सकते हैं ये एक सवाल को कितने बार रिपीट कर करके पूछा गया है और पूछने का ढंग भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ए यकृत, बी अग्नाशय, सी अमाशय या डी छोटी आंत। तो इसका उत्तर होगा ए यकृत। 16 नंबर जो सवाल दिया गया है, पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित हो जाता है? ए छोटी छोटी गोलियों में, बी स्टार्च में, सी कार्बोहाइड्रेट में या डी अमीनो अम्ल में। तो इसका उत्तर होगा डी अमीनो अम्ल। पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं में टूटते हैं, अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रकृति में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 20 से 22 बार। 17 नंबर जो सवाल दिया गया है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? ए सेलुलोज, बी स्टार्च, सी अमीनो अम्ल, डी ग्लाइकोजन। तो इसका उत्तर होगा ए सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप ले लेता है। 18 नंबर जो सवाल दिया गया है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 1 में। ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेलुलोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो इसका उत्तर होगा बी सेलुलोज। 19 नंबर जो सवाल दिया गया है, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सवाल भी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप फुल डिटेल में ही जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी एक बार डिटेल जरूर से ज़रूर पढ़ें। आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ए एक ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। बी एक ऐसी स्थिति जहां फ्रुक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता। सी इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया शामिल है। डी एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करों को तोड़ने में असमर्थ होती है। इसका उत्तर होगा डी लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित करता है। लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होती है। 20 नंबर जो सवाल दिया गया है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। ए अमाशय बड़ी आंत, बी मुंह छोटी आंत, सी आहार नली बड़ी आंत या डी आहार नली छोटी आंत। तो इसका उत्तर होगा बी मुंह छोटी आंत। कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पर मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है और आंत में पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहाँ भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्नाशयी नलिका के लसिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशयी रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। 21 में जो सवाल दिया गया है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ए रुमेन, बी रेटिकुलम, सी अबोमेसम, डी ओमेसम। तो इसका उत्तर होगा रुमेन।
खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है। रुमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसे प्रथम पेट भी कहते हैं। रोमंथक रुमिनेंट या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रुमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। 22 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? ए मलाशय, बी ग्रासनली, सी श्वासनली या डी ग्रसनी। तो इसका उत्तर होगा सी श्वास नली। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है। 1 नंबर मुख, 2 ग्रसनली या आप ग्रसनी भी बोल सकते हैं 2 नंबर में। 3 नंबर में दिया गया ग्रासनली। ग्रसनी और ग्रासनली दोनों ही अलग है। चौथा नंबर आमाशय, 5 नंबर में आंत। इसका मुख्य कार्य आहार भोजन के अवयवों को पचाना तथा शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल है। श्वास नलिकाएं सांस लेने में सहायक होती है, जो गले को फेफड़े से जोड़ती है और वायु का आदान प्रदान करती है। परीक्षा में एक सवाल और भी पूछा जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। 23 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए ग्रासिका ग्रंथि, बी स्तन ग्रंथि, सी यकृत या डी संवेद श्वेत ग्रंथि। तो इसका उत्तर होगा सी लीवर यानी यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है जिससे पसीना स्रावित होता है। स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तनों में पाई जाती है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि स्त्रियों के स्तन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा स्तन ग्रंथि। इसे भी आप नोट डाउन कर लें। 24 नंबर जो सवाल दिया गया है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? ए थायराइड, बी यकृत, सी प्लीहा या डी अग्नाशय। तो इसका उत्तर होगा बी यकृत। 25 नंबर जो सवाल दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए यकृत, बी हृदय, सी अग्नाशय या डी गुर्दा। तो इसका उत्तर होगा ए यकृत। 26 नंबर जो सवाल दिया गया है, हमारे पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी परक्लोरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका उत्तर होगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होती है। आहार नाल मुख्यतः मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत और अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सिंटिक सेल यानी आप कह सकते हैं कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है जो कि टॉयलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। 27 नंबर सवाल दिया गया, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ए बोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका उत्तर होगा डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 28 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ए नंबर होगा यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है।
ठीक है। बी, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ अमाशय में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। सी, श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। देख ही सकते हैं किस टाइप का सवाल पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में सवाल पूछा गया था। यदि डिटेल यदि किसी भी टॉपिक का नहीं पता होगा तो ये इन सभी सवाल का उत्तर आप दे नहीं पाएंगे, और ऐसे सवालों के लिए आपको डिटेल ही जानना जरूरी है, वरना आप गलत ही करेंगे। तो इसका उत्तर होगा ए, यकृत की कोशिका से पीत रस का स्राव होता है। यह पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। 29 नंबर जो सवाल दिया गया है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। देख ही सकते हैं कि यदि सीक्वेंस वाइज यदि आपको नहीं पता होगा तो आप इसका उत्तर गलत ही करेंगे। ए नंबर दिया गया है उत्सर्जन, अंतग्रहण, अवशोषण, पाचन। बी नंबर दिया गया है अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतग्रहण। सी नंबर अंतग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन। डी होगा अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। तो इसका उत्तर होगा डी। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। 1 नंबर अंतग्रहण, बी पाचन, 3 नंबर अवशोषण, 4 नंबर स्वांगीकरण और 5 नंबर मल परित्याग। 30 नंबर जो सवाल दिया गया है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के रूप में होती है। तो ए मुंह, बी अमाशय, सी आंत या डी यकृत। तो इसका उत्तर होगा अमाशय, बी। अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यहाँ भोजन रस के साथ मथता है, जिसे कायम कहते हैं। अमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी की ओर ढकेलती है। अमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशीय कपाट पाइलोरिक वाल्व होता है, जो खाद्य पदार्थों को अमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, लेकिन उसे वापस अमाशय में नहीं आने देता है। 31 नंबर जो सवाल दिया गया है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। ए गुर्दा, बी फेफड़ा, सी छोटी आंत या डी बड़ी आंत। तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत। वसा का पाचन क्षुद्रांत्र छोटी आंत में होता है, यानी छोटी आंत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रिया विधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पित्त रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। 32 नंबर जो सवाल दिया गया है, मानव के अमाशय स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। इसका उत्तर आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर लिखें, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। 33 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ए माल्टोज, बी लैक्टोज, सी ट्रिप्सिन, डी सुक्रोज। तो इसका उत्तर होगा सी ट्रिप्सिन। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा अग्नाशय। इससे अग्नाशय रस निकलता है, जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी एक सवाल पूछा गया है कि कौन सा रस पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका भी उत्तर हमें अग्नाशय रस ही कहेंगे। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्लों में परिवर्तित करता है। एमाइलेज यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। सी लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। 33 नंबर सवाल हो गया। 34 नंबर सवाल, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। ए हार्मोन संबंधित प्रक्रिया, बी स्नायु संबंधित प्रक्रिया, सी
दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, या डी घ्राण या सूंघने संबंधित प्रतिक्रिया। क्वेश्चन का लेवल आप देख ही सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये। तो बी होगा इसका स्नायु संबंधित प्रक्रिया। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिकाओं नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। 35 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? ए लोमड़ी, बी बाघ, सी कुत्ता या डी खरगोश। इसका उत्तर होगा डी खरगोश। दिए गए जानवरों जैसे लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एवं खरगोश में खरगोश की आंत सबसे बड़ी होती है, कहने मतलब लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेलुलोज का पाचन करता है और सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशुओं को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बड़ी होती है एवं पूर्ण आयु वर्ग वाले खरगोशों के में आंतों की लंबाई मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होती है एवं यह लगभग 300 से 350 सेंटीमीटर तक की होती है। 36 में जो सवाल दिया गया है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एग्ज़ामों में पीएच का वैल्यू काफ़ी पूछा जाता है। यदि आप लोगों को पीएच वैल्यू यदि चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए पीएच वैल्यू का भी एक टॉपिक ले आऊँ। ए 5.7, बी 5.5, सी 5.6 या डी 5.4। इसका उत्तर होगा बी 5.5। दांत का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। 37 नंबर सवाल दिया गया है, दंतवल्क टूथ इनेमल से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है, यानी दांत सड़ते हैं। तो ए नंबर होगा अमोनियम सल्फेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी पोटेशियम नाइट्रेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर होगा बी कैल्शियम फॉस्फेट। 38 नंबर जो सवाल दिया गया है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ए संवेदी अभिग्राहक, बी रासायनिक अभिग्राहक, सी ग्राहन अभिग्राहक, डी रसवेदी अभिग्राहक। तो इसका उत्तर होगा डी रसवेदी अभिग्राहक। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को स्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती है, जिन्हें रसवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। 39 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्न में से गैस ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ए ग्लूकोज, बी वसा, सी क्षार या डी प्रोटीन। तो इसका उत्तर होगा बी वसा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20.30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 40 नंबर जो सवाल होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ए ग्रासनली में, बी पेट में, सी छोटी आंत में या बी बड़ी आंत में। इसका उत्तर होगा सी छोटी आंत में। यदि दोस्तों आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे ही मैं अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आऊँगा विथ डिटेल के साथ में, जो आपके एग्ज़ामों के लिए आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होती है, जिससे आंतरीय रस निकलता है। इस आंतरिक रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न हैं: एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर अनेक विलाई रसांकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। 41 में जो सवाल दिया गया, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन ए एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, बी शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, सी अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब हम लोगों को कोई बुक में भी इसके बारे में सही से डिटेल में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार लगाते रहें, जिससे आपको एक आइडिया होते रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। 42 में जो सवाल दिया गया है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ए क्वाशियोकर, बी रिकेट्स, सी बेरी या डी स्कर्वी। तो इसका उत्तर होगा ए क्वाशियोकर। क्वाशियोकर रोग प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। यह एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियाँ लटक जाती है एवं हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। 43 में जो सवाल दिया गया है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। ए फ्लोराइड संदूषण, बी फास्फोरस संदूषण, सी पानी के स्रोत का खारापन, या डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो इसका उत्तर होगा डी पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट मूल मूत्र से प्रदूषण का लक्षण है, जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड, अमीबायोसिस और पीलिया जैसे जल जनित रोग फैला सकता है। 14 नंबर जो सवाल दिया गया है, मेटाबॉलिज्म संबंधित है। एक शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, दो सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, या तीन उपचय और अपचय। तो इसका उत्तर होगा डी 1, 2, 3। ये तीनों ही इसका उत्तर सही होगा। मेटाबॉलिज्म जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रतिक्रियाएं होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा भूल दिया हुआ है। ये प्रतिक्रियाएं जीवों को बढ़ाने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। इनमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। चयापचय यानी मतलब मेटाबॉलिज्म को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, अपचय एवं उपचय। अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण होता है। 45 नंबर जो सवाल दिया गया है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र कहलाता है। तो आप दोस्तों समझ ही सकते हैं ये सवाल देखकर कि किस तरीके से सवाल आए थे, और दिन पर दिन क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन को आप एकदम ना छोड़ें और इन्हें कॉपी में नोट जरूर कर लें। ए ऑसिलोस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी इंडोस्कोप, डी रेडियोग्राफ। तो इसका उत्तर होगा सी इंडोस्कोप। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग आँख से ना दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तथा रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता करता है। 46 में जो सवाल दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए यकृत, बी हृदय, सी आमाशय या डी मुंह। तो इसका उत्तर होगा बी हृदय। 47 में जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ए मछली, बी मानव, सी तेंदुआ या डी घोड़ा। तो इसका उत्तर होगा ए मछली। स्तनधारियों में दांत ट्रिकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। 48 में जो सवाल दिया गया है, इथोडर्म डैश का भाग है? ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय या डी अंडाशय। तो इसका उत्तर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस की से ज़रूर जुड़ें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मैं जब भी PDF डालूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यदि आप लोगों को और भी कोई चैप्टर इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के दे दें। जय हिंद।